देखें जी, फर्स्ट एमसीक्यू है, फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट। कॉइल में ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, नॉट एनफ। बी पार्ट, चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, यस, चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। कॉइल में से कॉइल के अक्रॉस चेंज इन फ्लक्स पास करेगा तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, अदरवाइज कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना। अब ये सी पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सी पार्ट में कहता है कॉइल शुड फॉर्म अ क्लोज लूप, कॉइल को क्लोज लूप भी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऊपर कंडीशन उसने पूछा हुआ क्या है, वो कहता है इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए, करंट के लिए नहीं कह रहा। अगर तो करंट का कहता ना, अगर कहता फॉर इंड्यूस्ड करंट, तो करंट के लिए वाकई जो है वो क्लोज लूप होनी चाहिए। क्लोज लूप होगी, सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ईएमएफ के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किस तरह, ये देखें तो सही ना। क्या बैटरी जो है, बैटरी, अगर ये एक बैटरी है, ये बैटरी है 5 वोल्ट की सपोज। अब यहां पे अगर मैं सर्किट कंप्लीट नहीं भी करता तो क्या इसकी ईएमएफ डिस्टर्ब हो जाती है? नहीं होती। इसकी ईएमएफ 5 वोल्ट की 5 वोल्ट ही रहती है। चाहे बैटरी को सर्किट से निकाल के साइड पे रख दें, उसकी ईएमएफ अपनी जगह पे मौजूद रहती है। ईएमएफ कम ज्यादा नहीं होती, ईएमएफ गड़बड़ नहीं होती। अलबत्ता करंट उस वक्त तक फ्लो नहीं करेगा जब तक मैं इस तरीके से एक क्लोज लूप ना बना दूं। ऐसे जब तक कोई क्लोज लूप नहीं बनेगी, लाइक बीच में बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगी, बल्ब ना भी लगाएं बेशक, कोई लाजमी नहीं है ऐसे, तो जब तक इस तरह से लूप कंप्लीट नहीं होगी तो उस वक्त तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर तो ऊपर पूछता फॉर इंड्यूस्ड करंट, तो फिर वाकई हम लूप का भी जिक्र करते। लेकिन क्योंकि ईएमएफ के बारे में कहा, तो ईएमएफ के लिए, ईएमएफ की जनरेशन के लिए, ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए सिर्फ चेंज इन फ्लक्स होना काफी है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, when a single turn coil rotates in uniform magnetic field at uniform speed, the induced EMF will be। अगर एक सिंगल टर्न कोयल है, एक सिंगल टर्न कोयल है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक लूप है, ये सिंगल टर्न लूप है। अगर ये रोटेट करे मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है? दिस इज लूप, जस्ट लाइक जनरेटर कोयल या जस्ट लाइक जनरेटर लूप। तो जब ये उसमें रोटेट करती है तो यूनिफॉर्म, व्हेन अ सिंगल टर्न कोयल रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसी होगी? अल्टरनेटिंग होगी, स्टेडी होगी? नो, स्टेडी तो नहीं होगी। पल पल्सेटिंग होगी, जीरो होगी? नहीं, जीरो भी नहीं होगी, अल्टरनेटिंग होगी ना। क्योंकि हम जनरेटर के केस में देख चुके हैं कि जनरेटर में जब वो कोयल उसका रोटेट करता है तो ईएमएफ जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसीलिए तो हमने उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा था, एसी करंट कहा था, क्योंकि अपनी डायरेक्शन जो चेंज कर रहा था। तो ज़ाहिर है वो करंट अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करता है? क्योंकि जिस ईएमएफ की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ असल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो ये ईएमएफ जो है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाए नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे आ जाए। कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूज्ड इन चारों में से किस में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रिंसिपल यूज होता है? अच्छा, ये दो वर्ड हैं, स्टैटिस्टिकली और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों में फर्क क्या है देखें जरा। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। जी बता सकते हैं आप लोग क्या फर्क है इनमें? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या क्या फर्क है इन दोनों में? नहीं पता। देखें, स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है कि दो को ईएमएफ जो है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ कॉइल दोनों रेस्ट में हो। लाइक इस तरीके से, फॉर सपोज ये मैग्नेट है हमारे पास, ये मैग्नेट का है नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का है साउथ पोल। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है, सॉरी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, और साथ इसके अंदर जो है एक कोयल में रख दूं। अब कोयल तो रेस्ट में है, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाना शुरू कर दूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं, तो ऑटोमेटिकली इसके अक्रॉस फ्लो करने वाला जो फ्लक्स है उसमें भी वेरिएशन आएगी, इसमें करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टैटिस्टिकली, इस तरीके से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी रेस्ट पे हो और उसके अंदर पड़ा हुआ जो कोयल है वो भी रेस्ट में हो। वर्ड
वर्ड जो है स्टैटिक, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपको पता है, उसका मतलब होता है स्टेशनरी। और डायनामिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोशन। अच्छे तरीके से आप लोगों को याद है, फर्स्ट ईयर में आपने दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, एक था स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक था डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या था? अगर बॉडी रेस्ट में होते हुए इक्विलिब्रियम में, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था? अगर बॉडी मोशन कर रही है और मोशन के दौरान इक्विलिब्रियम में। मोशन के दौरान कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकती है? कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो अगर मोशन के दौरान यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए उस वो इक्विलिब्रियम में है, तो दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां भी इसी तरह का बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रेस्ट में है, कॉइल भी रेस्ट में है उसके अंदर पड़ा हुआ। तो इस तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? तो ये देख लें, ये मैग्नेट, अगर इस मैग्नेट को मैं मूव करवाना शुरू कर दूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेट को मैं मूव करवाना शुरू कर दूं, कॉइल के करीब ले जाना शुरू कर दूं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, भले मैं इसको रेस्ट पे रख लूं और कोयल को इसके करीब लाना शुरू कर दूं, तो अब वो कोयल मोशन में आ जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक भी मोशन में है ना, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कोयल में से दोनों में से एक भी कोई मोशन में है, तो उस वक्त जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इनमें बुनियादी फर्क है। आई समझ बात की? अब इस चीज को देखने के, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? चलें आप लोग बताएं, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है स्टैटिस्टिकली इंड्यूस होती है, डायनामिकली होती है? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो प्रोड्यूस होती है, हाँ जी बताएं जल्दी से। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है? अल्लाह की बंदियों इधर देखें जरा, क्या हो गया है? अगर ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका सर प्राइम, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है इस सेकेंडरी कॉइल में, ये स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, सेकेंडरी वाली स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है? कॉमन सी बात है, इट इज स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। वजह देखें, इसमें सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इसके करंट की चेंज की वजह से होती है, प्राइमरी के करंट की चेंज की वजह से। प्राइमरी का करंट चेंज होता है तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, नतीजा उसके अक्रॉस फ्लो करने वाला, उसके उसके अक्रॉस जो है वो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अब जरा देखें, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया ना, प्राइमरी कोइल जो है ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया ना, तो ये भी रेस्ट में है और सेकेंडरी जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रेस्ट में है। तो जब दोनों ही रेस्ट में है तो इसका मतलब है ईएमएफ स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। सिंपल सी बात थी, आई समझ बात की? अब जरा देखें, दोबारा इसकी तरफ आए, ये कॉन्सेप्ट जरा समझाना जरूरी था। आज ये नंबर 3 था। हाँ जी आप बताएं, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, किस में डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है? चौक में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में या थर्मोकपल में? हाँ जी बताएं जल्दी। जनरेटर में सर। जनरेटर में, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जनरेटर का जो कोयल होता है, जनरेटर का कोयल मूव कर रहा होता है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, साइडों में मैग्नेट लगे हुए होते हैं और उन मैग्नेट्स के दरमियान में जनरेटर का कोयल रोटेट कर रहा होता है। तो देख लें, अभी बताया आपको कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कोयल, दोनों में से अगर एक भी मूव कर रहा है तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो जनरेटर का कोयल क्योंकि मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट्स व्हाई द ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द जनरेटर विल बी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में, नंबर 4 में देखें, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट, थंब क्या बताता है? ये तो कई दफा हम यूज कर चुके हैं, थंब मैग्नेटिक फोर्स बताता है हमेशा। ऑप्शन डी मैकेनिकल, ये मैकेनिकल फोर्स लिखी हुई है, करंट फ्लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल फोर्स। थंब जो है वो इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में मैकेनिकल फोर्स नहीं बताता, थंब इलेक्ट्रिकल फोर्स बताता है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है वो करंट होती है, ये ऑप्शन ए बनेगा फिर। हाँ जी, ये देखें कंफ्यूजन, ऑप्शन डी नहीं कर देना, ऑप्शन डी में गौर से पढ़े, मैकेनिकल फोर्स लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में मैकेनिकल फोर्स लिखा हुआ है। हालांकि हालांकि अभी तक देखिए कई दफा हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है,
तो ये इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दौरान। तो जब जब हमने यूज किया तो थंब ने हमें क्या बताया, थंब ने हमें मैग्नेटिक फोर्स बताई है। और जब चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है तो करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही थी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन बताएगा। मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। ये इलेक्ट्रिकल जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की। यहां पे मैं लिख भी देता हूं इन पार्ट 4। क्या 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 ये बताएगा, ये बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी चार्ज के ऊपर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझ बात की, क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट देखें नंबर 5 पे आ जाए। द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कोयल विल बी, हाँ जी ये आप लोगों को बताना चाहिए। हाँ जी, सर परपेंडिकुलर होगा। नो, इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस। किस तरह, ये देखें जरा। नंबर कौन सा है, ये 5 है। ये देखें ना, ये ऐसे कॉइल होता है हमारा, सोलिनॉइड होता है। अब सपोज करें यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल बना पड़ा है, यहाँ पे इसका साउथ पोल बना हुआ है। तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? डेफिनेटली ऐसे बनेगी ना, इस तरह से, यूं, ऐसे इस डायरेक्शन में। और यहां से आते हुए क्लोज लूप्स बनाती हैं, पता है हमें, ऐसे। ठीक हो गया? इसी तरह यहां से अगर देखा जाए तो यूं, इस तरह से। अब जरा देखें, अब उसका सवाल क्या है। कहता है द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब इसका एक्सिस किधर बनेगा, इस कॉइल का एक्सिस किस डायरेक्शन में बनेगा? तो डेफिनेटली इस कॉइल का एक्सिस इस डायरेक्शन में बनेगा। ये है इस कॉइल का एक्सिस, ये, दिस इज एक्सिस ऑफ कॉइल। तो देख लें अब इनसाइड जो है फील्ड लाइंस जो है वो एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल टू द एक्सिस। आगे समझ बात की। ऑप्शन कौन सा है जी? ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। नहीं जी, ऑप्शन बी। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट आ जाए नंबर 6 की तरफ। व्हेन अ कॉइल रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड करंट इज, जब कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग होता है, क्या रिमेन सेम होता है? करंट क्या सेम रहता है उसमें? करंट किधर से सेम रहता है? ये तो हम देख चुके हैं कि एसी जनरेटर में जब कॉइल रोटेट करता था, एसी जनरेटर के केस में जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता था तो उसका ग्राफ किस तरह का बना था? उसका ग्राफ बना था कुछ इस तरह का। ये देखें जरा नंबर 6, उसका ग्राफ इस तरह का बना था, ईएमएफ का भी और करंट का भी। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं? ग्राफ बता रहे हैं कि देखें करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, करते 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 जीरो हो गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, करते करते जीरो हो गया। तो ये सेम तो नहीं है, ये तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी तो गया बीच में से। अच्छा जी, ऑप्शन सी में कहता है कि क्या करंट जीरो रहता है? किधर से जीरो रहता है? कभी जीरो होता है कभी मैक्सिमम होता है, तो हमेशा जीरो तो नहीं रहता, लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है। डी बिकम्स मैक्सिमम, क्या हमेशा मैक्सिमम रहता है? नो। देख लिया हमने, कभी मैक्सिमम कभी जीरो। तो फिर बाकी बचा क्या? बाकी ऑप्शन ए, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। मुसलसल करंट जो है, करंट का मैग्नीट्यूड भी देखें मुसलसल चेंज हो रहा है और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ये फर्स्ट हाफ में करंट जो है एक डायरेक्शन में, सेकेंड हाफ में यानी T/2 टाइम के बाद, T/2 टाइम के बाद, हाफ रोटेशन के बाद, ये T/2 टाइम है, T/2 टाइम के बाद कॉइल की हाफ रोटेशन के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ठीक हो गया? तो मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट नंबर 7 की तरफ आ जाए। नंबर 7 है इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। एसी जनरेटर में अगर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा दें तो क्या होगा? देखें जरा, ईएमएफ के बारे में उसने सवाल पूछे में। तो एसी जनरेटर की ईएमएफ का फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था, नवाब साइन थीटा, थीटा थीटा ओमेगा टी, ए की बात है। अब जरा देखें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो ईएमएफ बढ़ेगी, बिल्कुल क्लियर है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो अगर हम जनरेटर के कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीजेस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हो गया क्लियर?
नेक्स्ट है Yes, नंबर, sir. नेक्स्ट आ जाए नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, द डिवाइस, नंबर 8, द डिवाइस इन विच इंड्यूस ईएमएफ इज स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ले, अभी समझा चुका हूं, अब बताएं आप लोग। वही आ गया एमसीक्यू। किस डिवाइस में स्टैटिस्टिकली इंड्यूस ईएमएफ होती है? ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनामो। किस में? Transformer. ट्रांसफार्मर, कॉमन सी बात है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट कॉइल है, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जो सेकंड कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों ही रेस्ट में होते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ वाला कॉइल भी और सेकेंडरी कॉइल भी, दोनों रेस्ट में है। इसलिए ईएमएफ होगी स्टैटिस्टिकली, स्टैटिक, ये मैं क्या लिखता रहूं, स्टैटिस्टिकली लिखता रहूं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिक, यस गलत मैंने लिखा था ना, स्टैटिक, स्टैटिक मीन स्टेशनरी, तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ऑप्शन ए, 8वें का ऑप्शन ए ठीक हो गया। असल में हमारा एक सब्जेक्ट था ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एमएससी में, तो वही जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो वही पढ़ जाता हूं मैं। अच्छा खैर देखें, नेक्स्ट है नंबर 9। अब नंबर 9 न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके सामने जो कुछ भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। 9th एमसीक्यू है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करें। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज उसने बता दिया, उसने डायरेक्टली डेल्टा 5 बता दिए, डेल्टा 5 बता दिए कितना, 2 × 10⁻² वेबर्स। अच्छा देख लें, जब उसने सेल्फ इंडक्टेंस पूछी है ना, ओ सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी, ठीक है। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻12 एंड चेंज इन करंट, करंट में कितना चेंज आ रहा है? करंट में चेंज आ रहा है 0.01 एम्पेयर्स का। तो कहते हैं आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय दिस। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगेन वही वाला फार्मूला। अब देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब बात करें तो इसका मतलब है दो कॉइल्स हैं, ठीक है। तो जब दो कॉइल्स हैं तो देखें जरा, सेकेंडरी की ईएमएफ विल बी इक्वल टू फेराडेस लॉ के मुताबिक NS डेल्टा फाई S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसी तरह अगेन सेकेंडरी की ईएमएफ विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और जरा देखें सेकेंडरी की ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है? प्राइमरी के चेंज ऑफ करंट पे। तो ये प्राइमरी का चेंज ऑफ करंट है, ठीक हो गया। दोनों को कंपेयर करें, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? NS डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू M डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ले जी, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। और हमसे उसने क्या पूछा हुआ है? हमसे उसने पूछा हुआ है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो M विल बी इक्वल टू N डेल्टा फाई S डिवाइडेड बाय डेल्टा IP। वैल्यूज पुट करें। N नंबर ऑफ टर्न्स, कितने बताए नंबर ऑफ टर्न्स? वो तो बताया ही नहीं है इसने, नंबर ऑफ टर्न्स तो इसने बताया ही नहीं है। फाइंड द म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय दिस चेंज इन करंट। ये यकीनन वही होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 1 नहीं होंगे। फिर डेल्टा फाई कितना है? वो है 2 × 10⁻²। डेल्टा IP कितना है? वो है 0.01। तो ऊपर बनेगा 0.02, नीचे बनेगा 0.01, और जब डिवीजन होगी तो बनेगा 2। और आंसर में यस 2 हेनरी मौजूद है आंसर में। बस उल्टे काम है ना इनके। अब नंबर ऑफ टर्न्स इसको बताने चाहिए थे, जो कि इसने नहीं बताए हुए। तो खैर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पेपर में जब ये आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन होंगे। नहीं गिवन होंगे तो आपको बताया जाएगा कि देयर इज ओनली वन लूप दैट इज बिहेविंग एज सेकेंडरी कॉइल, ठीक हो गया। तो खैर इसका आंसर बना ऑप्शन ए। हाँ जी, क्लियर हुई ये चीज? नंबर 10 की Yes, तरफ आ sir. जाए, नंबर 10 की तरफ आ जाए। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है? नो, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है? यस, ये सही आंसर है। अभी बाकी भी चेक करते हैं। एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया ऑफ द कॉइल, नो। सिंपल सी बात है कि देखें ईएमएफ जो इंड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू N ओमेगा AB। बल्कि इस चीज को छोड़ें, ये कोई जनरेटर की बात नहीं कर रहा। तो जब जनरेटर की बात नहीं, यस जनरेटर की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, तो डेफिनेटली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, ये N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
अब जरा देखें, बिल्कुल क्लियर है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर ऑफ टर्न्स का तो यहाँ पे इसने जिक्र किया नहीं है, जिक्र किया तो किसका किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का किया, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, हाँ जी क्लियर। नेक्स्ट आज नंबर 11 की तरफ। इन कोयल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर। कोयल में करंट जो है वो चेंज हुआ है 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर। इसका मतलब है डेल्टा आई की वैल्यू हमें बता दी है 2 एम्पेयर। जरा 2 से 4 हुआ है ना, तो डेल्टा आई कितना हो गया, 2 एम्पेयर हो गया। कितने टाइम में, टाइम हमें बता दिया 0.05 सेकेंड्स में, 0.05 सेकेंड्स में। इफ द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज 8 वोल्ट, इंड्यूस ईएमएफ बता दिए कितनी है 8 वोल्ट, तो देन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला यही, L इज इक्वल टू, सॉरी E इज इक्वल टू, नॉट L इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो अब यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा L विल बी इक्वल टू E डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा I। वैल्यूज पुट करें, E की वैल्यू कितनी है, वो है 8 मल्टीप्लाई डेल्टा T कितना है, वो है 0.05, 8 मल्टीप्लाई 0.05 डिवाइडेड बाय आई कितना है, आई है 2, तो ये कितना बनेगा, 2 और 4 बनेगा, 4 और ये बन जाएगा 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी, यस ऑप्शन ए। ठीक हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। हरिया 12वां एमसीक्यू कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सिंपल से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्या करंट कांस्टेंट रहता है, नो। वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, नो, क्योंकि हमें पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं कि जिसमें वोल्टेज इंक्रीज करवाते हैं, करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो लिहाजा ना करंट कांस्टेंट ना वोल्टेज कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट होती है, पावर, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने यही कहा था कि सेकेंडरी पावर, सेकेंडरी की पावर और प्राइमरी की पावर, पावर ऑफ प्राइमरी विल बी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। तो पावर जो है ये कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन सी। अब हीट कांस्टेंट नहीं रहती, ऑप्शन डी जो है हीट कांस्टेंट नहीं रहती। अब इधर कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने, क्योंकि देखें जरा इस चीज को समझें थोड़ा सा। पावर लॉसेस किसकी वजह से आते हैं ट्रांसफार्मर में, पावर लॉसेस आते हैं ईडी करंट्स के फ्लो की वजह से, हीट की फॉर्म में। ईडी करंट्स फ्लो करते हैं ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर, और जब ईडी करंट्स फ्लो करते हैं तो एनर्जी जो है, पावर जो है वो हीट की फॉर्म में जाया हो जाती है। अब मुझे बताएं कि अगर पावर लॉस ही ना आए तो क्या हीट एमिट होगी वहां पे, क्या हीट की फॉर्म में लॉसेस आएंगे, नो। पावर जब कांस्टेंट है तो हीट की फॉर्म में लॉसेस नहीं आएंगे, यानी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में हीट जीरो होती है, समझ आइए ना। इन आइडियल ट्रांसफार्मर, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट। तो जब पावर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि पावर जाया नहीं हो रही प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हुए। पावर जब जाया नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि अगर पावर जाया होती तो हीट की फॉर्म में जाया होती। तो इसका मतलब है हीट कितनी होगी, फिर हीट तो होगी जीरो। आगे समझ, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हीट जीरो होती है, ये बात याद रखनी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाए नंबर 13 की तरफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया सर। नेक्स्ट देखें नंबर, ये कौन सा किया मैंने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब 13 में आई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 3:2। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बताइए 3:2। अब ये आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सी वाली रेशो है, ये NS रेशो NP बताई हुई है या फिर NP रेशो NS बताइए, ये आप लोग बताएं जरा, ये तो खुद से एसेस करना है। इनमें से कौन सा वाला मैंने ठीक लिखा है, NS रेशो NP या NP रेशो NS। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इस चीज का ख्याल रखना है। देखें, इन स्टेप अप क्या होता है, स्टेप अप में, इन स्टेप अप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, स्टेप अप है ना, वोल्टेज बढ़ानी है ना, तो डिटेल से हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने ये किया था टॉपिक। तो डिटेल से हमने देखा था कि अगर हमने वोल्टेज बढ़ानी है, वोल्टेज स्टेप अप करवानी है, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा होने चाहिए। अब बताएं कौन सी वाली सही लिखी हुई है, पहले वाली या बाद वाली, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, टाइम कम है। सर पहले वाली। पहले वाली सही लिखी है,
बाद वाली गलत थी, ठीक है। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हैं। अच्छा अब जरा उसको मजीद आगे देखें। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी, कहते हैं सेकेंडरी की वोल्टेज तो जरा फाइंड करके दिखाएं, सेकेंडरी की वोल्टेज तो जरा फाइंड करके दिखाएं, और साथ में प्राइमरी की वोल्टेज बताइए 30 वोल्ट, प्राइमरी की वोल्टेज है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब हम फार्मूला अपना यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला के मुताबिक वी एस ओवर वीपी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, तरतीब का ख्याल रखना है, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख दें, चाहे तो ये लिख दें वीपी ओवर वी एस इज इक्वल टू, फिर ऊपर क्या आएगा, फिर आएगा एनपी ओवर एन एस, तरतीब का ख्याल रखना है, ठीक है ना, उल्टा नहीं कर देना। अगर वी एस ऊपर है तो एन एस ऊपर आएगा, अगर वीपी ऊपर है तो एनपी ऊपर आएगा। तो खैर अब वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पहले तो मैं लिख देता हूं वी एस इज इक्वल टू वीपी मल्टीप्लाई एन एस ओवर एनपी। देखें वैल्यू किसकी बताइए, ये वैल्यू किसकी बताइए, एन एस ओवर एनपी की तो वैल्यू बताइए, एन एस ओवर एनपी, यही तो हमें बताया गया है 3/2, ठीक है। तो ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा, वी एस इज इक्वल टू वीपी की जगह आ जाएगा 30 और एन एस ओवर एनपी की जगह आ जाएगा 3/2, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 वोल्ट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर, आगे समझ, हाँ जी जल्दी से बताएं ना, क्लियर हुए, पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा खैर देखें नंबर 14 देखें। नंबर 14 में कहता है एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड, एडी करंट कब प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि एडी करंट तब प्रोड्यूस होता है कि जब मेटल की, ट्रांसफार्मर का केस देख लें, ट्रांसफार्मर में एडी करंट किस में प्रोड्यूस हो रहा था, कॉइल्स में प्रोड्यूस हो रहा था, नो, कॉइल के करंट को हमने एडी करंट नहीं कहा था, कॉइल के करंट को हमने कहा था इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि वो हमारे मतलब का करंट है, हम चाहते हैं कि वो प्रोड्यूस हो। एडी करंट जो है वो हमारे मतलब का नहीं है, वो हमारी मर्जी के खिलाफ है, उसकी वजह से पावर लॉसेज आते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो प्रोड्यूस कहां पे हुआ था एडी करंट, वो हुआ था मेटल की बॉडी में, कोर मटेरियल में, उस कोर मटेरियल में कि जिस कोर मटेरियल पे हमने अपने कॉइल को लपेटा हुआ है, ठीक है ना, तो कोर मटेरियल में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि ये मेटल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ऑप्शन बी में देखें कहते हैं मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, नो, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में कब प्रोड्यूस हो सकता है एडी करंट, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब है फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आ रही, फ्लक्स में वेरिएशन नहीं आएगी तो करंट प्रोड्यूस, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जिसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, लिहाजा ऑप्शन बी गलत। सी में क्या कहता है सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, फिर स्टेडी की बात करें इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन डी में कहता है करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कॉइल, कहता है सर्कुलर कॉइल से करंट पास करवाया जाए, तो लाजमी तो नहीं है, करंट अगर आपने कांस्टेंट पास करवा दिया, अगर कांस्टेंट करंट पास कर गया तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, लिहाजा कोई ईडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ अगर वेरिंग करंट है, चेंजेबल करंट है, चेंज होने वाला करंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, फिर एडी करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहां पे उसने जस्ट करंट की बात की है, कांस्टेंट या चेंज, कांस्टेंट या वेरिंग करंट की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए ऑप्शन डी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक हो गया। लें जी लें स्क्रीनशॉट, और बस बाकी अब फिर कल